अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब हाशमी और ये है टोयोटा यारिस हैचबैक 2020 मॉडल। ये टोयोटा यारिस की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 से लॉन्च की गई है और ये स्पेसिफिक कार भी 2020 मॉडल ही है। यारिस पाकिस्तान में तो सेडान शेप में आती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी सेडान और हैचबैक दोनों में आती है और बेसिकली कुछ कंट्रीज में विट्स को ही यारिस कहा जाता है। विट्स की लेटेस्ट जनरेशन भी ऐसी ही होगी और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार 1000 सीसी इंजन के साथ है, 2023 इंपोर्ट है, फ्रेश क्लियर है और इसकी डिमांड 47 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, फेसलिफ्ट और उसके अलावा यहाँ पे फिर एक प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। So गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स is the place. Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी पिछली किसी भी टोयोटा की हैचबैक कार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसका फ्रंट लुक काफ़ी अनकन्वेंशनल सा दिया गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ डिज़ाइन क्यूज दिए गए हैं जो कि टोयोटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ा सारा ब्लैक पोर्शन आता है, ऐसा ही पोर्शन अब ग्रैंडे भी ऑफर करती है, XDO, फील्डर वगैरह भी ऑफर करती हैं एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। लेकिन हेडलाइट इस गाड़ी की काफ़ी अनयूजुअल सी हैं, इसकी शेप काफ़ी डिफरेंट सी है, कोई खास सेंस नहीं बन रही इसकी और इसके अलावा इसके ऊपर एक पैटर्न दिया गया है जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। बाकी इसमें हेडलाइट आती एक प्रोजेक्शन लेंथ के साथ हैं, इनमें आता हेलोजन बल्ब भी है, लेकिन स्टिल प्रोजेक्शन के अंदर अगर आप लेके कोई बीम लगाते हैं उसकी लाइंस आगे बड़ी प्रॉपर बनेंगी। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स गाड़ी काफ़ी मैसिव हैं, इंडिकेटर और पार्किंग इसके अंदर ही आती है और इसमें फॉग लैंप नहीं आते। ये गाड़ी क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक वेरिएंट है तो इसमें फॉग लैंप वाला स्लॉट दिया गया है, लेकिन ये बंद ही है, आप लेके इसमें लगवा सकते हैं। लेकिन फीचर्स के लिहाज से बात की जाए तो इसमें अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और बैक पे भी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो करेक्टर लाइंस हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इससे पहले किसी भी विट्स में या यारिस में ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन दी गई है जो कि बोनट से टोयोटा के साइन तक कंटिन्यू करती है और इसका टोयोटा का साइन भी बोनट से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रहा है। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, इनके भी फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे इंटीरियर में जाके कवर करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये भी काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार, इस तरह से कि इसमें जो करेक्टर लाइन्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसमें हेडलाइट से लेकर कि यहाँ तक करेक्टर लाइन कंटिन्यू करती है और फेड आउट हो जाती है। बैक पे इसके एक ये वी शेप की करेक्टर लाइन दी गई है, ऐसी करेक्टर लाइन प्यूजो 2008 में आती है जो कि इसके लुक को डेफिनेटली अच्छा बना रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी ये गाड़ी अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल भी हैं और ऑटो का फीचर भी आता है और फिर इसमें ये इंडिकेटर भी दिए गए हैं। अगेन डिज़ाइन के लिहाज से ऐसे साइड मिरर मैंने पहली बार देखे हैं, इससे पहले टोयोटा की किसी कार में साइड मिरर इस तरह के नहीं आए और आगे आपको बहुत सारी कार्स में अब ये ऐसे ही नजर आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट शेप है विट्स की या यारिस की। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज़ वगैरह भी अगेन थोड़े अनकन्वेंशनल स्टाइल में हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास। मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक भी कर सकता हूँ लाइक दिस और आप देख सकते हैं कि इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं साथ ही। फिर इसके अलावा ये गाड़ी साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो इस गाड़ी की ड्राइव भी अच्छी होने वाली है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे साइड स्कर्ट सेट कर दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसकी लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड कर रही है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी की बिल्कुल बेसिक वेरियंट है तो इसमें व्हील कैप्स आते हैं, स्टील रिम्स आते हैं और इसके अलावा फिर इसमें रेयर विंडोज़ भी टिंटेड आती हैं क्योंकि ये गाड़ी डेफिनेटली इंपोर्टेड वर्जन है और जापानी है। इसके अलावा यहाँ पे आके करेक्टर लाइन्स इसकी काफ़ी एग्रेसिव हो जाती हैं और इस एंड पे आके ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो जाती है। इस तरह से कि एक तो इसकी बैक बहुत पीछे तक जा रही है लेकिन छत यहीं पे ख़त्म हो गई है, लिटरली छत के बाद गाड़ी तकरीबन 1.5 फुट पीछे तक जा रही है नीचे से। बैक से काफ़ी स्लोपिंग है और इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को बहुत अच्छा बना रही हैं। फिर इसके अलावा डोर पैनल इस गाड़ी के बैक पे काफ़ी मैसिव हैं और ये ओपन भी अच्छे खासे होते हैं तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का भी किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला। फिर बैक पे ये गाड़ी एक शार्प की एंटीना ऑफर करती है और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये देखने में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। इस तरह से कि इसकी टेल लाइट सिर्फ यहाँ पे दी गई हैं लेकिन टेल लाइट जो है डिज़ाइन इसकी ट्रंक में भी फॉलो किया गया है बट ये इसकी सॉलिड ट्रंक ही है, यहाँ पे कोई टेल लाइट नहीं आती। तो अगर ये टेल लाइट मेरे ख्याल से यहाँ कंटिन्यू करती तो इसकी लुक बहुत बेहतर हो जाती, लेकिन फिर इसकी लुक काफ़ी हद तक स्टोनिक जैसी भी हो जाती। स्टोनिक की टेल लाइट्स भी इसी तरह की आती हैं। खैर नॉनदलेस इसका डिज़ाइन काफ़ी मज़ेदार है और इसके अलावा इसकी रियर ब्रेक लाइट के अंदर
ये एक LED पॉइंट दिया गया है, लेकिन इसका इंडिकेटर हेलोजन में आता है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे एक ये रेयर लेस स्पॉइलर जैसा एरिया दिया गया है। बैक पे गाड़ी फीचर्स के नाम पे रेयर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और विंडशील्ड वॉशर भी ऑफर करती है विद वाइपर। फिर इसके अलावा ऊपर ये लाइट से स्पॉइलर दिया गया है, ब्रेक लैंप आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक को अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है। ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं और इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर विद टूल किट दिया गया है, जो कि अगेन आजकल मोस्टली कार्स में नहीं आ रहा, बट विट्स ऑफर कर रही है। इसके अलावा अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बनाना है, तो आप इसके रेयर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और इसकी ट्रंक के अंदर एक लाइट भी आती है। बाकी बैग पे ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ भी सब कुछ टोटली रीडिजाइंड है और बहुत अनकन्वेंशनल है। बेशक इस गाड़ी की सीट्स हो, डैशबोर्ड हो, छत हो, हेडलाइट के स्टॉक्स हो, डोर पैनल्स हो, सब कुछ यहाँ बड़ा अनयूजुअल है। किस तरह से मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील ऑल न्यू है, लाइक फुली रीडिजाइंड है। इस गाड़ी में कुछ भी पहले वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। इवन हेडलाइट के स्टॉक्स भी इस गाड़ी में नए हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें लेफ्ट पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका लेन डिपार्चर असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एयरबैग भी गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इस गाड़ी में एक और चीज़ बड़ी मजेदार है, और ये है कि इसका एक्सेलरेटर भी इवन फुल नीचे जाने के बाद और भी नीचे जाता है, जैसे कि ऑडीज वगैरह में है। एक स्टेप है और फिर उसके बाद आगे ये गाड़ी मैक्स आउट हो जाती है लाइक दिस। ये चीज़ यूजुअली आपको हाई एंड कार्स में देखने को मिलती है, बट इस गाड़ी में भी दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए स्टीयरिंग के पीछे दिए गए स्टॉक्स की, तो रेड वाला स्टॉक जो है ये इसकी हेडलाइट का है। इसमें हेडलाइट भी ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसको आप ऑन ऑफ भी बड़ी कार्स की तरह करेंगे, यानी कि आप इसको नीचे करके छोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी, नीचे करके छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। ये चीज़ अगेन पहली बार आई है। और इसके अलावा लेफ्ट पे इसका विंडशील्ड वॉशर दिया गया है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से बहुत डिसेंट है और विड्स में अब RPM भी आने लग गया है। इससे पहले वाली विड्स RPM नहीं ऑफर करती थी और वो एक बड़ी मजीद सी चीज़ लगती थी। हालांकि उसके मीटर के अंदर RPM की जगह दी गई होती थी, बट वो ब्लैंक होती थी। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर RPM दिया गया है और राइट पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। इसकी स्पीड लिमिट 180 km/h तक है। सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और उसके अलावा ऑडोमीटर वगैरह, FM, AM, टेलीफोन की स्टैट्स, ये सारी चीज़ें तो जो कि हर गाड़ी में आती हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ से इसका लेन डिपार्चर असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, PCS ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर्स, रोल सेंसिंग अलर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके मीटर के मैट्रिक्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि km/h या miles/h के बीच में, या फिर km/L और miles/gallon के बीच में। और इसके अलावा डिस्प्ले इटसेल्फ भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है और इसके अंदर प्रॉपर एक विड्थ बनी हुई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी मीटर की प्रेजेंटेशन की, तो ये भी अच्छी है और डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। इस प्राइस पॉइंट पे इसके डैशबोर्ड की क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है, क्योंकि एक एंट्री लेवल ट्रिम है और एक एंट्री लेवल कार है। इसमें बेहतर डैशबोर्ड भी ऑफर होते हैं इसकी बड़े ट्रिम्स में, लेकिन डेफिनेटली वो गाड़ियाँ महंगी होती हैं। फिर उसके अलावा सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है, जो कि रेवो या फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट जैसी है लुक्स के लिहाज से, और ये थाईलैंड वाली स्क्रीन है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि साइज में थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू रेवो GR की स्क्रीन, और ये थोड़ी स्लो भी है। अगर मैं इसके होम को दबाता हूँ, तो लिटरली अब मैं वेट कर रहा हूँ, अब जाके स्क्रीन होम पे गई है। फिर इसी तरह अगर मैं इसके मेन्यू को दबाता हूँ, तो मैं इसका बैठ के वेट करूँगा, ये लिटरली 4 से 5 सेकंड के डिले के बाद मेन्यू खोलेगी। मेरे ख्याल से टोयोटा ने खुद डाला है ताकि लोग इससे बड़ी गाड़ियों की तरफ स्विच करें, बट इसमें आपको कंपनी से यही मिलेगा। फिर इसके अलावा इसमें ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो कि अच्छे फीचर्स हैं। और उसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं, ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। और इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन आपको मोर और लेस प्रियस जैसा लगेगा। प्रियस जो 2018 में आती थी, उसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी कुछ हद तक ऐसा ही था, और उसके एयर वेंट्स का डिज़ाइन भी इससे मिलता जुलता था। इसमें उसी को कॉपी किया गया है। फिर इसके अलावा इसके सेंटर वाले एयर वेंट्स बड़े छुपा के दिए हुए हैं। स्क्रीन के नीचे लिटरली आधा फुट पीछे दिए गए हैं, जिनको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे फिर एक ये ड्रॉर दी गई है, जो कि वायरलेस चार्जर हो सकती है बड़े ट्रेन्स में, इसमें ये ब्लैंक ही है। साथ यहाँ पे एक और ड्रॉर दी गई है, जो कि ओपन है, और नीचे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, और इसको आप नॉब से ऑन ऑफ करेंगे। डेफिनेटली इसके बड़े ट्रेन्स में ये ऑटोमेटिक भी ऑफर होते हैं। फिर नीचे यहाँ पे अगेन कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, USB इनपुट दिया गया है, और उसके नीचे एक और ड्रॉर दी गई है, जहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है।
यहाँ पे आप सर्कुलेटर लगा के इसको एज सर्कुलेटर भी यूज कर सकते हैं। फिर उससे पीछे इसका ये गियर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P और N D और B की। B मींस ब्रेकिंग। और उससे पीछे फिर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें टोटल 2 ड्राइव मोड्स आते हैं। ड्राइव मोड इटसेल्फ एक ही है, लेकिन अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये गाड़ी इको में हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो फिर इको ऑफ हो जाएगा। इको ऑफ भी बेसिकली नॉट इको मोड है। उससे पीछे पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है और उसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी ही है। इसके अलावा पीछे पे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर में एक ये ड्रॉर दी गई है और उसके साथ इसकी सीट्स दी गई हैं। अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की लुक्स के लिहाज से अच्छी हैं, लेकिन ये सिंगल पीस ही हैं। इसके आप हेडरेस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर ये सीट्स हैं भी काफ़ी कर्वी, यानी कि इसके हेडरेस्ट काफ़ी आगे तक आ रहे हैं जो कि मेरे सिटिंग पोस्चर को काफ़ी अपराइट बना रहे हैं और बाकी साइड से आपको काफ़ी अच्छे से हक करती हैं। सेम इसका फैब्रिक डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और उसके अलावा इसके डोर्स की लुक भी काफ़ी अनयूजुअल सी है। इस तरह से कि इसका डोर अनलॉकर भी एयर वेंट्स की तरह ही काफ़ी अंदर घुसा के दिया गया है। इसको एक्सेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अनयूजुअल है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए विंडो ओपनर की तो इसमें ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज़ नॉर्मल हैं और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं और ऑटो पे रख सकते हैं। फिर इसकी आप हेडलाइट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे और इसके आप हेडलाइट के ऑटोमेटिक फीचर को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें हेडलाइट्स भी ऑटो लेवलिंग वाली आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। दोनों में ही कोई लाइट नहीं आती। सेंटर में इसके केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि हेलोजन नहीं है और इसमें फिर ये एक रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि अगेन बिल्कुल बेसिक सा है। फिर इसके अलावा इसकी विंडशील्ड भी बिल्कुल बेसिक सी आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहते हो और जगह, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी बैक पे फ्लोर में थोड़ा सा हम दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा इसमें बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा बैक पे ये गाड़ी एयर बैग भी ऑफर करती है और सीट बेल्ट भी। फिर इसमें बैक पे ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन TRS 1.0 भी ऑफर करती है, 1.5 भी ऑफर करती है। इंजन इस गाड़ी में 1K RFE आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होने वाला है। ये इंजन 69 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से और ये आपको सिटी यूज़ के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 18 से 20 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाएं तो। अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करें तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 15-16 तक की एवरेज देगी, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी है आजकल के मेगा टाइम्स में। और इसके अलावा ये इंजन फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि यह है तो सिर्फ 3 सिलेंडर, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। CVT गियर होने की वजह से इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ये भी सीमलेस है और इसके अलावा पावर डिलीवरी भी इसकी काफ़ी बेहतर है। बाकी ये गाड़ी फिर ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है और ड्राइव मोड्स भी ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। बाकी बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है, इसके अंदर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं आती, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो आता है विड्थ में ये है 175, 70 और 14। इसमें 14 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि स्टील रिम है और इस पर व्हील कैप्स आते हैं, लेकिन टायर स्पेसिफिक कार में काफ़ी अच्छा इंस्टॉल्ड है। ये गुड ईयर का टायर है जो कि अभी 20% भी नहीं यूज, इसकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी ही पड़ी है। ये आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। फिर इस गाड़ी में ऑलरेडी डिस्क ब्रेक नहीं आती, सिर्फ फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई हैं, बैक पर ड्रम आती हैं, लेकिन ये गाड़ी कोई हाई परफॉर्मेंस कार तो है नहीं कि इसको ऑलरेडी डिस्क ब्रेक चाहिए हो। बाकी इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल आता है जो कि स्लेट को और ज़्यादा अच्छा बनाता है और इसमें रडार के फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन इसकी ड्राइविंग को और ज़्यादा सेफ बनाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की फिजिकल की तो ये भी काफ़ी अनयूजुअल है। इस तरह से कि ऐसी की पहले लैंड क्रूज़र वीड के अंदर आती थी, अब विड्थ में भी यारिस में भी ऐसी की आने लग गई है। ये बैक पे बिल्कुल ब्लैंक है, उनमें यहाँ पे लैंड क्रूज़र की बैजिंग आती है और फ्रंट पे इसमें लॉक और अनलॉक दिया गया है। बाकी ये थिएटर का साइन दिया गया है और इसके अलावा ये की पूरी प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन काफ़ी सब्सटेंशियल है। लिटरली ऐसी की अभी तक इस गाड़ी में आ रही है। इवन LC300 की का डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।